प्लास्टिक हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसी वजह से इसके यूज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नामक एक देश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहां पर क्या है कि अगर आप वहां की सरकार को 2 केजी प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं तो वहां की सरकार आपको 1 केजी चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूं हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने सवाल पूछा कि मैं आपको पसंद करता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं, इन दोनों में क्या फर्क है? तो भगवान बुद्ध ने एक फूल का एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी फूल को पसंद करते हो तो उसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे और अपने पास रखने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आप फूल से प्यार करते हो तो आप कभी भी उसे तोड़ोगे नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखोगे, उसे पानी दोगे और उसे ग्रो करने में मदद करोगे। यही फर्क होता है पसंद करने में और प्यार करने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपने इससे क्या सीखा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल लोगों को मोमोज बहुत पसंद है। कई लोग इसे बाहर से मंगवा के खाते हैं और कई लोग घर पे बना के। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो ऑफ वाइट या येलो कलर के होते हैं, लेकिन जब आप मोमोज बाहर से मंगवाते हो तो वो सफेद चमकदार होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो मैदे के बनते हैं और उसमें फाइबर नहीं होता, इसीलिए वो ऑफ वाइट या येलो कलर के होते हैं। लेकिन जो मोमोज आप बाहर से मंगवाते हो बनते तो वो भी मैदे के ही हैं, लेकिन उसे सफेद या चमकदार बनाने के लिए उस पे बेंजोइल पेरोक्साइड का ब्लीच किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सफेदी के चक्कर में मत पड़ना। जो घर पे आप लोग मोमोज बना रहे हो या फिर ऑफ वाइट कलर के मोमोज खाने के लिए एटलीस्ट ठीक तो है। एयर पोल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यह घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसे ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था क्या वो आज दिखाई देते हैं? तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी। चलो आज मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। 2 दोस्त थे जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले। एक का नाम था बैजू भट्ट, जिसके फादर इंडियन ओरिजिन के थे, और दूसरे का नाम था व्लादिमीर। और दोनों ने एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी खोलने की सोची, जिसका नाम रखा रॉबिनहुड। अब उसके लिए फंड चाहिए थे तो वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते फंड जनरेट करने के लिए, लेकिन कोई भी इस कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। कम से कम 75 इन्वेस्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया था इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाने के लिए। लेकिन फिर भी बैजू और व्लादिमीर दोनों ने
हार नहीं मानी और आज वो कंपनी $20 बिलियन की कंपनी है। ओ माय गॉड। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत मत हारो और हार्डवर्क करते रहो, क्या पता आपका वक्त कब बदल जाए। हम हर रोज अपने टॉयलेट में सिर्फ फ्लश करने के लिए ही 20 से 30 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं और एक इंसान दिन में एक बार तो कम से कम टॉयलेट जाता ही है। इस हिसाब से आप लोग सोचिए कि हम लोग सिर्फ फ्लश करने के लिए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। और इसी बात को जापानीज लोगों ने समझा और एक माइंड ब्लोइंग इनोवेशन कर डाला। उन्होंने अपने टॉयलेट के फ्लश के ऊपर ही इनबिल्ड अपने हाथ धोने के सिंक को लगा दिया। अब इसे होता कुछ यूं है कि वो जिस सिंक में हाथ धोते हैं वही पानी टॉयलेट के फ्लश के टैंक में स्टोर हो जाता है और उसके बाद उसी पानी को वो लोग टॉयलेट को फ्लश करने में इस्तेमाल भी करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये माइंड ब्लोइंग आइडिया और क्या आप भी चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा इनोवेशन इस्तेमाल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर गलती से भी आपके घर पे गैस का सिलेंडर फट जाए या फिर गैस लीक होने की वजह से जान माल का नुकसान हो जाए, सो इन दिस कंडीशन आप लोग जान माल के नुकसान की भरपाई गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनी से कर सकते हो और यह आपका हक है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि ऐसा एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए पर पर्सन कैजुअलिटी के और 50 लाख रुपए पूरे एक्सीडेंट के आप लोग गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनी से सहायता के हकदार हैं और यह जानकारी आपको होनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में एटम के बारे में यह तो पढ़ा होगा कि एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी डिस्कवरीज को लेके। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सन 1897 में सर जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की थी। उसके ठीक 12 साल बाद उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन को न्यूक्लियाई में डिस्कवर किया था और फिर उसके बाद सन 1932 में रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। मतलब ये तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट थे और मजे की बात ये थी कि इन तीनों को अपनी डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आखिर ऐसा क्या है इजराइल देश के पास कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी कोई भी दुश्मन इजराइल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए आज इस वीडियो में मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है इजराइल की खुफिया एजेंसी। जी हां गाइस, जैसे इंडिया की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ, वैसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब होता है मृत्यु। गाइस, ये इतनी खतरनाक खुफिया एजेंसी है कि इजराइल का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो उसे ढूंढ के सीधे ऊपर पहुंचा देती है। इसीलिए इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है और इसी वजह से कोई भी दुश्मन इजराइल की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। गाइस, बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसका नाम है डोम कौवा। वो बाज से भी पंगा लेने की कोशिश करता है। वो बाज के पीठ पे बैठ जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाज इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता? इनफैक्ट बाज अपने पंख फैलाता है और ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस कौवे को बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब इसे सीखने लायक बात क्या है पता है? इसे सीखने लायक बात यह है कि हर लड़ाई में जवाब देना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपना काम करिए और अपना कद ऊंचा बढ़ाइए, आपके दुश्मन खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।